Hi, good evening. My name is Ritesh and I welcome you to my channel India Star Things, जहाँ पे हम बात करते हैं बड़ी ही फाइनेंशियल बेसिक्स के बारे में बात करते हैं. वी टॉक अबाउट पर्सनल फाइनेंस जो कि आपके रियल लाइफ को अफेक्ट करती हैं. कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज में बात नहीं करते. वी जनरली ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो एक कॉमन मैन और लेमैन को भी समझ में आए, दोज हु आर नॉट वर्किंग विद अ बैंक और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन. तो आई विल ट्राई एंड कवर दिस. तो आज का टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में. हाउ इम्पॉर्टेंट हेल्थ इंश्योरेंस इज़ और वो मुझे क्यों लेना चाहिए, किसी को क्यों लेना चाहिए. ये कैसे आपकी जेब खाली कर सकता है, कैसे आपके फाइनेंसेस को बिगाड़ सकता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. आज हम उससे बात करेंगे. हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पॉर्टेंस हम में से बहुत सारे लोगों को तब पता चली है जब से ये पेंडेमिक आया. पेंडेमिक के पहले वी वर रियली कैजुअल. लाइक अगर बात करें हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इनफैक्ट 60, 70, 80% लोग ऐसे हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस को वेस्टेज ऑफ मनी मानते थे. उन्हें लगता था कि साल का 10-20 हज़ार रुपये सिर्फ हम फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस लेके, हेल्थ इंश्योरेंस लेके खर्चा करते हैं और इसकी ज़रूरत तो हमें कभी पड़ती नहीं है. पर बिलीव मी, हेल्थ इंश्योरेंस इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन, नॉट अ कॉस्ट, इट इज़ अ नेसेसिटी. नेसेसिटी जैसे घर के ऊपर छत लगाते हैं, कार का हम इंश्योरेंस लेते हैं, बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिनके बिना हम चल नहीं सकते, वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस हैज़ बिकम अ नेसेसिटी नाउ. अगर आप एक पीसफुल और हेल्दी लाइफ बिताना चाहते हो विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन मेडिकल कॉस्ट. हम में से बहुत सारे लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट क्यों रियलाइज़ हुई? जब ये पेंडेमिक आया, कोविड आया, तब लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत देखी, पोजीशन देखी कि इनकी पोजीशन क्या है. नाउ कैन यू एवर थिंक ऑफ गोइंग टू LNJP हॉस्पिटल और सफदरजंग हॉस्पिटल और लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल एंड टेक द ट्रीटमेंट? कोविड क्या, आप किसी दूसरी बीमारी के लिए भी आपकी हिम्मत है कि आप वहाँ जा सकते हो और ट्रीटमेंट ले सकते हो और उस ट्रीटमेंट से आप सेटिस्फाई रहते हो कि ठीक हो जाओगे. आई डोंट बिलीव. LNJP में के बारे में, मतलब कई हॉस्पिटल्स के बारे में तो लोगों ने ये तक कहा कि काश हम उस हॉस्पिटल में ना गए होते तो हो सकता है हम जिंदा बच जाते. लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक तरफ नहीं है. मेरे पास ऑप्शन है प्राइवेट हॉस्पिटल भी जाने का, बट एम आई फाइनेंशियली प्रिपेयर टू गो अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन केस ऑफ पेंडेमिक या इन केस ऑफ डेंगू फीवर, मलेरिया फीवर, इन केस ऑफ मेनी एक्सीडेंट, माइनर एक्सीडेंट और वॉट, लाइक किसी भी बीमारी में. डू हैव द मनी इन माई पॉकेट कि मैं चलो मैक्स या फोर्टिस हॉस्पिटल जाके अपना ट्रीटमेंट कराऊँ? तो उसका सोल्यूशन क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस होता है. तो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ नॉट अ कॉस्ट, इट इज़ अ नेसेसिटी. आप किसी अपने नियर एंड डियर वन को बिना पैसों के, बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के मरते तो नहीं देख सकते ना. आप कुछ भी करके उसका इलाज तो करोगे ना. और बीमारी किसी को बता के तो नहीं आती. इट विल नॉट गिव यू नोटिस कि 1 महीने का नोटिस दे दिया, हाँ जी मैं आ रही हूँ, मैं आपको बीमार करने आ रहा हूँ. कोई पर्टिकुलर वायरस आपको बता के तो नहीं आता ना. तो बीमारी कभी भी आ सकती है. खासकर दिल्ली जैसे शहरों में पेंडेमिक तो चलो अभी आया है, लेकिन यहाँ डेंगू चिकनगुनिया तो लगभग हर साल होता है. और आपने न्यूज़ चैनल अगर देखते होगे तो बहुत सारे चैनल्स में आपने देखा होगा कि इवन डेंगू में अगर आप 4-5 दिन हॉस्पिटलाइज रहते हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल आपका 8-10 लाख, 5-6-7-8 लाख का बिल बना देते हैं. कोविड की तो आपने बात ही छोड़ दो. कोविड में तो लिटरली 20-25-30 लाख के बिल बनाए हैं हॉस्पिटल्स ने. और जो बिल नहीं पे कर पाए तो उनको एक तरह से होस्टेज बना के रखा. जब तक बिल पे नहीं हुआ तब तक उन्होंने पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं किया. सो दीज आर द टाइप ऑफ लाइक परेशानियां होती हैं अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो. वीडियो के इस पार्ट में हमने बात की कि हेल्थ इंश्योरेंस की क्या इम्पोर्टेंस है और हमें हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए. अब हम बात करने वाले हैं उन 6 फैक्टर्स की जो हमें हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय ध्यान में रखने चाहिए. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख के हमें पॉलिसी खरीदनी चाहिए? तो उन फैक्टर्स में से पहला फैक्टर है क्लेम सेटलमेंट रेशियो. क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता क्या है? क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब है कि अगर किसी कंपनी के पास 100 क्लेम आते हैं, उन 100 क्लेम्स में से कंपनी जितने क्लेम सेटलमेंट करती है उसे हम क्लेम सेटलमेंट रेशियो बोलते हैं. एग्जाम्पल के रूप पे अगर HDFC अर्गो के पास 100 क्लेम आए और उसने 93 क्लेम सेटल करे
तो उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 93% माना जाता है। तो जब भी आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का प्लान खरीद रहे हो या किसी इंश्योरेंस एजेंट से बात कर रहे हो, तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में बात ज़रूर करें। जनरली 90% से ऊपर का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा माना जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है नेटवर्क हॉस्पिटल कवरेज का फैक्टर। तो अगर आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी प्लान खरीद रहे हैं, तो ये ज़रूर इंश्योर करिए कि आपके घर के जो आस-पास के अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उस इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट में ज़रूर हो। नहीं तो क्या नुकसान होगा आपको कि आप आपके घर के आसपास के किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करेंगे और अगर वो हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं है, तो आपको कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो इलाज का सारा खर्चा आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। बाद में वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम सेटल करने के लिए भेजना पड़ेगा, जो कि बहुत ही लेंदी और बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है। और मैं एडवाइस करूँगा कि इंश्योरेंस लेने से पहले आप उसका नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट ज़रूर चेक कर लें। तीसरा और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय ध्यान रखना चाहिए, उस फैक्टर का नाम है हॉस्पिटल रूम एलिजिबिलिटी। जनरली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हम जल्दी-जल्दी में खरीद लेते हैं, तो उस पॉलिसी में रूम एलिजिबिलिटी की लिमिटेशंस लगी होती हैं। वो लिमिटेशंस कैसे हो सकती हैं, जैसे कि हम ट्विन शेयरिंग रूम पे ही रह सकते हैं। हम जितना सम एश्योर्ड है सिर्फ़ उतना उसका 1% का ही रूम रेंट में खर्च कर सकते हैं। तो जनरली होता क्या है कि जब आप कभी बीमार होते हैं और ट्विन शेयरिंग रूम या जनरल वार्ड्स के कैटेगरी के रूम में आप होते हैं, तो आपको बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है। हो सकता है पड़ोस वाले हॉस्पिटल में, पड़ोस वाले बेड में जो पेशेंट है उसको मिलने कई सारे लोग आ रहे हों या कि उसने टीवी का वॉल्यूम तेज़ कर रखा हो। ना आपकी प्राइवेसी रहती, ना आपका कंफर्ट रहता। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी खरीदिए जिसमें रूम रेंट की कोई कैपिंग ना हो और आप अपना एक इंडिविजुअल और साफ-सुथरा रूम लेकर के अपना इलाज करा सकें। चौथा फैक्टर जो हमें पॉलिसी लेने के पहले ध्यान रखना चाहिए, वो है वेटिंग पीरियड का। वेटिंग पीरियड का मतलब है कि अगर आपको कोई प्री एक्जिस्टिंग डिसीज़ है, तो वो कितने साल के बाद वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करेगी। जनरली ये वेटिंग पीरियड 3 या 4 साल का होता है, फिर भी आप पॉलिसी लेते समय कंपनीज़ के वेटिंग पीरियड कंपेयर कर लीजिए, जिसका वेटिंग पीरियड कम से कम हो। सपोज़ किसी बीमारी के लिए कोई अगर कंपनी 2 साल ऑफर कर रही है और दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसी बीमारी को कवर करने के लिए आपको 4 साल का वेटिंग पीरियड दे रही है, तो आपको 2 साल वेटिंग पीरियड वाली कंपनी के साथ जाना चाहिए। पाँचवां फैक्टर फैमिली फ्लोटर या इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें और अगर आप फैमिली मैन हैं, आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले लीजिए। क्योंकि अगर आप सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हस्बैंड, वाइफ़ और बच्चा, तो अगर आपने हस्बैंड के नाम की 5 लाख की पॉलिसी खरीदी, वाइफ़ के नाम की 5 लाख की पॉलिसी खरीदी और बच्चे के नाम की अलग पॉलिसी खरीदते हैं, क्योंकि बच्चे 20-22 साल तक कवर होते हैं, तो अगर तीनों की पॉलिसी खरीदेंगे तो आपका खर्चा भी ज़्यादा होगा और कवर भी कम मिलेगा क्योंकि एक इंडिविजुअल आदमी का कवर सिर्फ 5 लाख रुपए। यही अगर आप 10 या 15 लाख रुपए का एक फैमिली फ्लोटर खरीदते हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा होगा। क्योंकि अगर कोई फैमिली में क्रिटिकली बीमार हो जाता है और हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान उसका टोटल खर्च 8 या 10 लाख रुपए हो जाता है, तो अगर आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती जिसका कवर 5 लाख होता, तो 3 लाख रुपए आपको जेब से भरने पड़ते। यही अगर आपने फैमिली फ्लोटर लिया है, तो वो बीमारी आपकी कवर रहती। तो हमेशा फैमिली फ्लोटर प्रेफ़र करिए, ना कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। छठा और आखिरी फैक्टर जो कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय ध्यान रखना चाहिए, वो है मिसलेनियस चार्जेस कवर्ड। मिसलेनियस चार्जेस क्या होते हैं? जैसे कि एम्बुलेंस कवर, डॉग बाइट कवर, वैक्सीनेशन कवर, एयर एम्बुलेंस का कवर, प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। सो प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? अगर आप किसी बीमारी के पहले कुछ डॉक्टर्स के पास, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन होने के पहले भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं अगर आप बीमार होते हैं, तो वो डॉक्टर उस दौरान, उस पीरियड के दौरान
जो आपको दवाइयाँ लिखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, जो टेस्ट आप करवाते हैं, उन सब के खर्चे कवर्ड होते हैं अगर आप हॉस्पिटलाइज़ होते हैं तो। और हॉस्पिटलाइज़ेशन के बाद जो आपके फ़ॉलो अप ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसके बाद जो फ़ॉलो अप डायग्नोसिस करे जाते हैं कि आपकी बीमारी ठीक हो गई है कि नहीं हो गई है डिस्चार्ज होने के बाद, तो वो खर्चे भी आपको ध्यान में रखने चाहिए और ऐसी पॉलिसी लीजिए जिसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड ज़्यादा हो। जैसे कुछ कंपनीज़ हैं जो 30 डेज़ प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 60 डेज़ प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन देती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ कंपनियाँ ऐसी भी हैं जो 60 डेज़ का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 90 डेज़ का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर देती हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है आप सब लोगों को लग रहा होगा कि ये सारे फैक्टर्स आप खुद रिसर्च कैसे करेंगे? आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि आप हर कंपनी के वेबसाइट पे जाएँ, उनके प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करें और इन फैक्टर्स के कंपैरिज़न करें। तो ये कंपैरिज़न करने आजकल बहुत ही आसान हो गया है। पॉलिसी बाज़ार और फॉक्स इंश्योरेंस या कवर फॉक्स जैसी कई वेबसाइट्स आ गई हैं, जो आपको ये कंपैरिज़न करने में और सही पॉलिसी सेलेक्ट करने में मदद करेंगी। अगर आप उनके पास भी नहीं जाना चाहते हैं, तो यू शुड रीच टू योर फाइनेंशियल एडवाइज़र या रिलेशनशिप मैनेजर, उसके पास जाइए, वो आपको एक सही पॉलिसी एडवाइस करते हैं। अगर ये भी डिफ़िकल्ट लगता है, तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू टू फाइंड अ सूटेबल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर यू एंड योर फैमिली। बी हेल्दी, बी फिट और आशा करता हूँ कि आप सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें और उसको यूज़ करने की कभी नौबत नहीं आए। कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू।